अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, गजा में जारी इंसानी अलमिया के तनाज़र में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले अमन सरबराह इजलास में दुनिया के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के बाद अपने पैगाम में वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो, पाकिस्तान की मशरिक़ अल-वुस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और हमेशा रहेगी। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में नस्लकुशी रोकने के वादे की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए इनके किरदार को सराहता है। वीज़ा फीस में इजाफा और दूसरी जानिब से अमरीकी सदर की नई पॉलिसी के तहत भारत और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पैदा कर दी गई है और इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल में ट्रंप से मुलाकात न करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब आलमी सियासत के बदलते हुए तवाज़न की अलामत है और क्या मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है खित्ते की नई सफारती पॉलिसी की तरफ कोई सिमत का आगाज़ है? क्या भारत का मोहतात रवैया किसी बड़े सफारती दूरी का इशारा हो सकता है? इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मकालमा में ज्वाइन किया है तजज़ियाकार ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब ने, तजज़ियाकार डॉक्टर हुसैन पराचा और अब्दुर्रहमान साहब ने। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, मकालमा में खुशामदीद। थैंक यू। हाँ ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त गजा के हवाले से जो आलमी अमन सरबराह इजलास हुआ है उसमें एक माहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं और उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी शुरू हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जिसका इंतजार किया जा रहा था और इसके बाद जो गजा के मुसलमानों के लिए सूरत हाल बदल जाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। सबसे पहले तो इसमें जो बात है वो ये है जिसकी खुशी या जिसके ऊपर सेटिस्फेक्शन हम फील कर सकते हैं वो ये है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो किलिंग्स हो रही थी, जो जेनोसाइड हो रहा था गाजा के अंदर 40, 45, 100, कम से कम 2-3 दिन से वो रुक गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रुका रहेगा। अब आपने बात की गजा के माहदे की जो स्पिरिट के वो क्या है, क्योंकि कल आपने देखा कि ट्रंप ने पहले कैंसेट में जो इजराइल की कैंसेट है उधर तकरीर की और उसके बाद फिर उसने शर्म अल शेख में आके उस माहदे में जहाँ पे 20 मुमालिक के सरबराहान मुमलिकत बैठे तो वहाँ तकरीर की। फिर मिस्र ने और अमेरिका ने और बाकी मुमालिक ने, कतर ने उस माहदे पर साइन की। सही। तो अब यह है कि जहाँ पे उसने जब उसने कैंसेट में तकरीर की थी तो जो उसकी तकरीर का लुब्बल बाब था वो सारे का सारा इजरायली पॉलिसी और इजराइल के जो नेतन्याहू है उसकी तारीख के पुल बांधने में और तमाम चीजों में उनको अश्योर कराने में कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, सही। वो था। अब जब गजा में आके तकरीर की तो वहां पे मिक्स सिग्नल्स थे। अभी इससे पहले भी अब ऑस्लो अकॉर्ड भी हुआ, अब्राहम अकॉर्ड भी हुआ, उनकी फेट आपको पता ही है क्या हुई। लेकिन फिर भी हम इस मौके पे किसी मायूसी का इजहार करने के बजाय ये उम्मीद करते हैं कि गजा के अंदर जो चीजें प्रॉमिस की गई हैं वो डिलीवरेंस की तरफ जाएंगी। लेकिन उस डिलीवरेंस के लिए बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारी इंड्रेंसेस हैं जो आएंगी। जैसे अगर आप एक छोटी सी है कि एक सबसे बड़ी बात कि गजा के अंदर जो तबाही हुई है, जो जिस तरह डिस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह बिल्डिंग्स को, घरों को, मस्जिदों को, अस्पतालों को, शॉपिंग सेंटर्स को तब बर्बाद किया गया है, उसके मलबे को निकालने के लिए मैं एक एस्टीमेट पढ़ रहा था जो बड़ा कॉशियस एस्टीमेट था। वो कहता है उसके मलबे को निकालने के लिए आपको 5 साल चाहिए। सही। यानी आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, अर्थ मूवर चाहिए, क्रेने चाहिए, कटर चाहिए। अब वो कौन प्रोवाइड करेगा जब आप गाजा की रीबिल्डिंग की तरफ जाते हैं? तो उसके साथ साथ वहां पे किस फोर्स का किसकी फोर्स ताइयानात होगी, इंडोनेशिया की होगी, तमाम मुसलमान ममालिक की, उसका इंडेट क्या होगा? तो मैं पॉइंट बाई पॉइंट कर सकते हैं, which will take lot of time, but to be brief and to concise, मैं ये कहूँगा कि कल वो माहिदा साइन हो गया है जो एक फलस्तीन के हिसाब से मैं एक अच्छी पेशरफ जो है वो काउंट करता हूँ। लेकिन इसके आगे अब बढ़ेंगे किस तरह, ये जिस तरह दिन गुजरते जाते हैं, क्योंकि कल आपको पता है नेतन्याहू ने तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की,
جو ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے ایران کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے. تو اب نتن یاہو کی پالیسی بھی آپ کو پتا ہے, اس نے گیپیوں میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہمیں پیلسٹائن جو ہے اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن مجھے پسند نہیں ہے اور پیلسٹائن کی ریاست تو میں سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب, ذرا بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر حسین پراچا صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ غزہ امن معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے, کچھ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا, کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن معاہدہ فلسطینیوں کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ السلام علیکم. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزہ معاہدہ میرے خیال میں جو گیون سرکمسٹانسز میں یہ بہترین چوائس تھی. اس کے علاوہ فلسطینیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. اور یہ کہ بات تو شروع ہوئی تھی کہ اس وقت یعنی اسرائیل نے کہا تھا, نیتن یاہو نے, کہ یہاں گریٹر اسرائیل بنے گا, ہم کبھی غزہ سے نہیں جائیں گے, ہم ان کو دھکیل کر سرائے سینہ میں اہل غزہ کو پھینک دیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے تھے, اور پھر قطر پر بھی حملہ کر دیا تھا, اور کہاں کہاں تک پہنچنے کی باتیں کی تھی. وہ ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی. اور اب جو ہے وہ انہوں نے یہ کہ وہاں پر 1968 جو وہ فلسطینی قیدی رہا کیے ہیں, اور فلسطینیوں نے ان کے 20 یرغمالی جو ہے وہ رہا کیے. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ شرم الشیخ میں اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اب یہ صرف غزہ کے لیے نہیں یا صرف فلسطین کے لیے نہیں, بلکہ یہ سارے مشرق وسطیٰ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے یہ ایک امن کا پیغام ہے. اور اس پر بطور ضامن ایجپٹ کے بھی صدر نے دستخط کیے, امیر قطر نے دستخط کیے, اور ان کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ اس کے صدر ترکی کے صدر انہوں نے بھی دستخط کیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بات چیت کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. عبد الرحمن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غزہ امن معاہدے کے اوپر کل دستخط ہوئے, جیسے کہ ڈاکٹر حسین پرچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑے بڑے ضامن ہیں, ہماری اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے دستخط کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئند ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد فلسطینیوں کے حالات کتنے بدلیں گے؟ بہت شکریہ الوی صاحب. میں پراچا صاحب کی گفتگو سے اور برگیڈیئر صاحب کی گفتگو سے بالکل 100% متفق ہوں, مگر ابتدائی طور پر تو چیزیں بہت خوش آئند ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا, یرغمالیوں کی رہائی ہو گئی, ڈیڈ باڈیز ہیں. لیکن جو زیادہ بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو امن معاہدہ ہے کیا یہ مستقل قائم رہ سکے گا, یہ دیر پا امن ہوگا, یا یہ امن ابھی بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے؟ میرے خیال میں ہمیں بڑے براڈر پرسپیکٹو میں اگر اس کو دیکھیں تو ابھی بھی بہت ساری خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. مثال کے طور پر جو اگلا مرحلہ ہے کہ عبوری حکومت کیسے قائم کی جائے گی, کون لوگ اس عبوری حکومت کا حصہ ہوں گے, اور حماس کا اس مستقبل کی غزہ کی عبوری حکومت کے اندر کردار کیا ہوگا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے حوالے سے جو ڈی ویپنائزیشن کی شرط ہے اسرائیل کی اور ٹرمپ کی, کیا حماس مکمل طور پر سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ دوسرا بڑا سوال ہے. اور اس سے بڑھ کے جو پیس بورڈ بنانے کی بات کی گئی تھی جس میں ٹونی بلیئر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور ایک سربراہ کے طور پر, ایک نگران کے طور پر, یعنی اگر آپ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک وائس رائے سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا غزہ کی عوام کے لیے, تو کیا اس پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا؟ اور آگے چل کے یہ بڑا کمپلیکس قسم کا امن معاہدہ ہے, اس کو ہم صرف قیدیوں کی رہائی تک نہیں دیکھ سکتے, امدادی آغاز تک نہیں دیکھ سکتے, اس سے آگے جا کر ہمیں اس کی
प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी बढ़ना है। सही। मिसाल के तौर पर तामीर नौ की बात की जा रही जी, है बिल्कुल। और इस तामीर नौ के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है, वो इनखला की शर्त है जी, बिल्कुल। कि इसराइली फौजों का इनखला हो। अब सही। यहाँ पर 3 मराहिल में बताया गया है सही। कि पहले मरहले में 53% टेरिटरी के ऊपर इसराइल सही। का कब्जा रहेगा, ठीक है। यानी 47% इलाका उन्होंने खाली कर दिया। जी, ठीक। दूसरे मरहले में ये 53% से कम होके 40% पर जाएंगे सही। और 40% से कम होके तीसरे मरहले पर मरला ये वाले इसको आगे 15% लेके तक इसराइली फौजें सही। ये ऑन ग्राउंड रहेंगी ठीक है, और ठीक है। अनलिमिटेड टाइम तक चलिए, रहेंगी। इसी हवाले से बात का फैसला भी इसराइल करेगा जी, बिल्कुल कि ठीक। वो इन इलाकों को कब खाली करेगा और कब नहीं करेगा। सही, सही। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे एग्रीमेंट की, यही इसको चैलेंज करने के लिए काफी है। बाकी ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो इजरायली पार्लियामेंट के अंदर तो क्लैरिटी थी, मगर माजरत के साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड था, जो अरब वर्ल्ड था, ट्रंप का शुक्रिया जिस तरीके से अदा किया जा रहा था, जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज देने के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया जा रहा था, कम से कम 2 इस्राएली अरकाने पार्लियामेंट, मेरा ख्याल है कि वो कम से कम मुबारकबाद के मुस्तहिक थे, जो ट्रंप के मुंह पर खड़े होकर इस्राएली पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे थे कि आप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तामीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सारे का सारा ट्रंप के साथ खड़ा था, मगर इस्राएली पार्लियामेंट के अंदर अरब ट्रंप को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। बातचीत का जरा सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं, ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको जी बिल्कुल अब्दुर्रहमान दिखाई दे रही है मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्राएल के अंदर अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं सवालात के हवाले से जरा तफसीली बात करते हैं। अब्दुर्रहमान जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब्दुर्रहमान जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। जी जी, अब्दुर्रहमान जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब कुछ ये सवालात है जैसे हमास के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो हमास के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये इररेलेवेंट है, फिर इसको किस तरीके से गैर मुसल्लह किया जा सकता है, क्या वो खुद गैर मुसल्लह होने के लिए जो है वो रजामंद हो जाएंगे, ये सवालात भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? जी बिल्कुल। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल। देखें, अब मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज कहा था कि ये माहिदा इम्प्लीमेंट हुआ है, सही। अब इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। जी बिल्कुल, इन पर्सपेक्टिव्स पे आप अपने लाइन ऑफ थिंकिंग के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सबसे बड़ी जो इसमें इस माहिदे के अंदर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमास को एज ए स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया गया है। सही, ये बहुत बड़ी बात है। जो इससे पहले देखिए ना, स्टेक हमास का जो एक ट्वीट था वो अपना डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट भी किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात भी की, तो उससे पहले तो हमास से बात करने पे राजी नहीं थे ना। जी, सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमास को, मैं एक हाइपोथेटिकली एक चीज कह रहा हूँ कि हमास को अगर गैर मुसल्लह कर भी लेते हैं तो हमास एक पॉलिटिकल एंटाइटी के तौर पे तो आ गई ना पैलेस्टाइन के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। वैसे तो इसकी बड़ी पिटफॉल्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से उसको कह सकते हैं कि ये किस तरह होगा या ये किस तरह होगा। अभी मैंने आपसे अर्ज किया जिस तरह दिन गुजरेंगे, लेकिन ये है इसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि जेनोसाइड बंद हो गया, दूसरा ये है कि हमास को एज ए स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया गया। तीसरी चीज ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सिग्नेटरीज हैं जो खुद भी एक ताकत रखते हैं, अपनी पावर रखते हैं, या इकोनॉमिक पावर है या उनकी डिप्लोमेटिक पावर है या उनकी नेगोशिएटिंग पावर है। चौथी चीज है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि फलस्तीन के वो कैदी जो उनकी जो उसमें थे, अपना कैद में थे, वो रिहा हुए। अब वहां पे अगर आप फर्क देखना चाहें तो जो फलस्तीनी कैदी रिहा होके आए हैं उनके चेहरे मोहरे से आपको लगता है कि उनके ऊपर कितना जुल्म ढाया गया है। लेकिन जो इजरायली कैदी रिहा होके गए हैं, गमाली कहें, उनको देखें तो वो बिल्कुल ऐसे अशाज बशाज नजर आ रहे हैं जैसे अभी वो नाश्ता करके आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दुनिया में 2 चीजें गवर्नमेंटल लेवल पे एक्सेप्ट हुई हैं
اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹیل لیول پہ، پبلک کے لیول پہ، پرسپشن لیول پہ ایگزسٹ ہوئی. صحیح. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کا بطور ایک پولیٹیکل پاور کے تسلیم کر لینا اس معاہدے کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ معاہدہ جو ہے بہتر طریقے سے آگے جا سکے گا، اور فیوچر میں حماس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. ایکچولی یہاں پر سگنلز نہیں تھے جی. انسائیڈ جہاں اچھا میٹنگ میں تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حماس کو معاہدے کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، ایک پولیٹیکل پاور کے طور پہ اس کو ڈس آرم کرنے کی بات کی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کے معاہدے کے اندر شمولیت کے بعد اب معاہدہ کتنا جو ہے وہ قابل عمل ہو گیا ہے، اور اس حماس کی پھر آگے کیا فیوچر میں جو ہے وہ اس کے اندر کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، پہلے یہاں تک کہا گیا، خود یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہے وہ حماس کا معاہدے میں کوئی کردار نہیں ہوگا. نیتن یاہو نے کہا کہ ہم انہیں صرف پیسے ہی دیں گے، انہیں نکلنا ہوگا. پھر یہ کہا کہ ٹونی بلیئر آ رہا ہے انگلینڈ سے، وہ یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا. پتہ نہیں کیا کیا رنگا رنگ کہانیاں اس وقت سنائی گئی. لیکن حماس اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اسی طرح مصر، قطر اور ان کے علاوہ ترکی، سعودی عرب، سارے عرب ممالک اور پاکستان بھی اس موقف پر ڈٹا رہا کہ جناب کوئی وہاں پر جو ہے اس وقت تک کسی قسم کا سیٹ اپ قابل قبول نہیں ہوگا جب حماس کو ایک قوت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اہل پاکستان کی بالخصوص سمجھنے کی ہے کہ حماس وہاں پر کوئی آسمان سے مخلوق نہیں اتری تھی یا کوئی ان نون تھے. وہ وہی کے لوگ تھے، وہی کچھ تھے. وہ 2006 اور 7 کے الیکشن میں وہاں الیکٹ ہوئے تھے، اور الیکٹ بھی ابو 80% میجارٹی سے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ ان کا ایک عسکری ونگ تھا. اب جب ہر طرح کی انہیں سیاسی آزادیاں بھی ہوں گی، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہوں گے، انہیں ری الیکشن میں بھی جانے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی. اور بقول یہ بھی یاد رکھیے کہ السیسی نے، عبد الفتاح السیسی جو مصر کا جو ہے وہ صدر ہے، اس نے کہا ہے کہ حماس اس نے کہا کہ اب جو ہے وہاں پر جو ایک دو جو ہے وہ ریاستی فارمولہ جو ہے، یعنی ایک تو جو ہے وہ فلسطینیوں کی خود مختار حکومت، اور دوسری یہ حکومت، اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن جی، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا عبد الرحمن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی معاہدے کے تحت جو عبوری حکومت کا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے، یہ کتنا قابل عمل ہے، اور یہ کتنا سسٹین کرے گا، اور پھر یہ آگے جو مستقل حکومت بنانے کی طرف جو عمل ہے، یہ کتنا دیر پا ہو سکتا ہے، جلد ہو سکتا ہے؟ اس کی ذرا تفصیلات بتائیے. کانسیپٹ ہے، اس میں انہوں نے تجویز یہ کیا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی، پروفیشنلز کی گورنمنٹ ہوگی، اور یہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے، گورننس کے سسٹم کو بہتر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تعمیر نو کے حوالے سے ایک اقتصادی ماہرین کی کمیٹی بھی بنے گی، جس کی اسپیشلائزیشن مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہوگی کہ ان ایکسپرٹس نے شہروں کو ڈیولپ کیا ہو، ملکوں کی اکانومی کے اندر کردار ادا کیا ہو. اب ماضی اگر ہم دیکھیں، ٹرمپ نے جتنے بھی پلان آج تک پیش کیے، حماس نے ان تمام پلانز کو ایکسیپٹ کیا ہے. اگر کسی نے نہیں ایکسیپٹ کیا تو وہ نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، اور ہمیشہ امن منصوبوں کو ناکام، ہمیشہ تھریٹ نیتن یاہو یہ رہے ہیں، اور آج بھی نیتن یاہو ہی
इस अमन मुआहिदे की सबसे बड़ी रुकावट हैं, और गारंटी भी इसी चीज की मांगी जा रही है कि क्या नेतन्याहू अपने इस स्टैंड के पर बरकरार रह सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर हमास ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है ट्रंप की इस एक शर्त के ऊपर। हमास ने 40 नाम प्रपोज किए हैं फलस्तीनियों के, जो हमास जी ने समझती है कि ये न्यूट्रल लोग हैं, और हमास ने बाकायदा तौर पर गजा में, फलस्तीन में जितने भी फलस्तीनी धड़े हैं उनकी मुशावरत से ये 40 नाम प्रपोज किए हैं, और इसका इख्तियार भी उन्होंने अमेरिका को दिया है कि वो इन 40 नामों में से जितने भी नाम वो चाहें वो इस पे इत्तफाक राय कायम कर सकते हैं। और ये इसका मतलब ये है कि हमास मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। अब एक और चीज है कि हम यहाँ पर इत्तफाक राय रखते हैं कि हमास एक पॉलिटिकल एंटिटी है, हमास एक ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमास वाकई ही एक सियासी ताकत है, इसकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि नेतन्याहू की तरफ से, इसराइल की तरफ से कोई नेगेटिव ऐसा रोल आ सकता है, पहले भी जैसे अमन मुआहिदों के अंदर इनका नेगेटिव रोल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो खदशात हैं इनसे हट के क्या मुआहिदा कामयाब हो सकेगा, या खुदा न खास्ता ये कोई जो नेगेटिव रोल है नेतन्याहू का वो रुकावट बन सकता है? ये नेगेटिव रोल की आपने बात की, तो मैं तो पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं कि दो इस वक्त दुनिया में ऐसे हेड ऑफ द स्टेट है, एक नेतन्याहू है और दूसरा नरेंद्र मोदी है, जो इंतहाई झूठे, इंतहाई गिरे हुए, इंतहाई नीच, इंतहाई फैशिस्ट और हिटलर मैसलूनी से भी बदतरीन लीडर्स हैं, जिनकी जबान का आप एतबार नहीं कर सकते। और आपको पता है नेतन्याहू के ऊपर बड़े ग्रेव करप्शन चार्जेस चल रहे हैं। बिल्कुल बुनियादी तौर पर उसने जितना जेनोसाइड किया है या जो वो चीजें करता रहा, उसका मकसद उसका एक ये था कि किसी तरह उसकी ये जो करप्शन चार्जेस है जिस पर उसका ट्रायल होना है उससे उसकी छुटकारा बने, उसे नेशनल हीरो के तौर पे देखा जाए। ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल आपको अक्रॉस दी बोर्ड कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि ओस्लो का भी मायदा है, अब्राहम अकॉर्ड भी, और कल दोबारा ट्रंप ने अपनी टीम में अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र किया। शायद उसने कहा जी अब्राहम तो मेरी बड़ी लाइकिंग पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट, लेकिन ऑल सेड एंड डन आप ना नेतन्याहू को ट्रस्ट कर सकते हैं, और नेतन्याहू के साथ अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे उसके कैबिनेट मेंबर्स हैं जो एक्सट्रीमली जेनोसाइडल हैं, जो बिलीव करते हैं बुनियादी तौर पे हॉलोकॉस्ट पे। इतना हॉलोकॉस्ट तो जर्मनी में यहूदियों का नहीं हुआ होगा जितना 2,60,000 फलस्तीनियों को इन्होंने शहीद किया है, जो हॉलोकॉस्ट से भी बदतर है। तो इस किस्म के कैरेक्टर वाले लोगों का आप कभी ट्रस्ट तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ट्रंप का क्या रवैया रहता है, क्योंकि जो बाइडेन ने जिस मुल्क में किया था और जिस तरह उसने जेनोसाइड में सपोर्ट किया है वो तभी सामने आ गया कि $22 बिलियन उसने हथियारों की मद में जो है इजराइल को सो दिए जब वो जेनोसाइड कर रहा था गाजा के अंदर। तो अमेरिकन लीडरशिप बुनियादी तौर पे जो है हमेशा वो ज़ियोनिस्ट लीडरशिप रही है, जो ज़ियोनिज्म की पॉलिसी और न्यो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो चलाता ही इजराइल है। उसके जितने प्रेसिडेंट हैं उनकी अगर आप फंडिंग की स्टेट उठा के देख लें और आप सिर्फ ये देख लें कि जो बाइडेन को और कमाला हारिस को एपैक ने कितनी फंडिंग की थी तो आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए तो इजराइल की जबान बोलते हैं। तो उनका ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसके अंदर कोई अगर एस अगर नजर आता है या कोई चीज नजर आती है तो वो मैं ये कहता हूँ कि शायद जो गारंटर्स हैं या जिस अपना ट्रंप कह रहा है शायद गारंटर्स जो हैं वो ये इंश्योर करा सके, इसको इंश्योर करा सके। बिल्कुल बात आपकी ठीक है ब्रिगेडियर साहब के इनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गारंटर्स अगर चाहें वो अगर इसके ऊपर स्ट्रेस करें तो हो सकता है मामलात बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। गजा अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत चल रही है। ब्रेक के बाद आएंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे, इंशाल्लाह बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा।